नमस्कार। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ रहे हैं लौकिक साहित्य। कौन सा? लौकिक साहित्य। पहली रचना हम लौकिक साहित्य ले रहे हैं वो है यहाँ पे ढोला मारूरा दुहा। ढोला मारूरा दुहा, ठीक है। ये पहली रचना है। सबसे पहले बात करेंगे इसके मूल रचनाकार कौन थे। मूल रचनाकार की बात करें तो यानी इसमें सबसे पहले जो इसके जो छंद वगैरह किसने लिखे थे, मूल रचनाकार कौन है, तो वो आपको याद रखना है कवि कलोल। कवि कलोल, ठीक है। ये कवि कलोल कवि तो सन भी याद रखना 1473 ईस्वी की ये मूल रचना है, ठीक है। 1473 ईस्वी की ये मूल रचना है। फिर क्या हुआ, ये जो रचना थी ना ये लुप्त हो गई। क्या हो गई थी? लुप्त। इन्होंने ढोला मारूरा दुहा मूल में जो कवि कलोल ने लिखी थी 1473 ईस्वी, ये क्या हो चुकी थी? लुप्त हो गई थी। तो फिर अपने संकलन पदों का पुनः संकलन किसने किया? तो याद रखना कुशल लाभ ने। किसने? कुशल लाभ ने इनके पदों का पुनः क्या किया? संकलन किया। कब किया? 1561 ईस्वी में इनका संकलन किया, ठीक है। ढोला मारूरा मूल रचनाकार कवि कलोल 1473 में, और ये रचना लुप्त हो गई थी। बाद में इसके कुछ पद बीकानेर के आसपास गाए जाते थे, तो उन पदों का संकलन किया, इकट्ठा किया। किसने? कवि कुशल लाभ ने इकट्ठा किया। कब? 1561 ईस्वी में। पहली बात। दूसरी बात क्या है कि इनका बाद में इनका संपादन किसने किया? बाद में इनका संपादन 3 लोगों ने किया, रा, स और न। रा से याद रखना राम, देखो संपादन किसने किया? रासन ने किया। रासन से याद रखना राम सिंह। सू से याद रखना सूर्यकरण, और न से याद रखना नरोत्तम सोम। इन्होंने इसका क्या किया? संपादन किया। और प्रकाशन कब करवाया? संपादन करके इनका प्रकाशन जो करवाया वो कब करवाया? 1934 ईस्वी में है जो इसका क्या करवाया? प्रकाशन। आगे हम लोग बात करेंगे इसके कथानक, यानी इसकी कहानी क्या है? कथानक। कहानी की हम बात करें तो एक इसके अंदर होता है ढोला। कौन होता है? ढोला। एक होती है आप इसके अंदर मारू। तो इसका ये ढोला जो होता है इसका मूल नाम, ढोला का मूल नाम अगर आपसे पूछे कि ढोला का मूल नाम क्या था, तो मूल नाम था सालेह कुमार। क्या था? सालेह कुमार मूल नाम था। कौन था ये सालेह कुमार? तो जयपुर की कछवा शासक नल का पुत्र था। कच्छा शासक नल का पुत्र था। इस मारू का मूल नाम, यदि आपसे मारू का मूल नाम पूछे तो क्या है? मारवणी। कौन है मारवणी? तो ये है आपके पुंगल बीकानेर की राजकुमारी। क्या है? राजकुमारी। सहनायिका जो है वो कौन है? मालवणी। ये मारू मारवणी है, ये एक और मालवणी है। और ये मालवणी कौन है? तो ये है यहाँ पे मालवा की राजकुमारी। जब ढोला 3 वर्ष का होता है ना, ढोला 3 वर्ष का और मारू 1.5 वर्ष की होती है, तब इनकी क्या होती है? शादी होती है। लेकिन बाद में ढोला और मारू दोनों के माँ बाप मर जाते हैं, तो फिर ये शादी जो पहले वो शादी होती है ना छोटे बच्चे में होती है, बाद में उसका जो गोना बाद में होता है तो वो हो नहीं पाता है, तो इनकी शादी तो बचपन हो जाती है। लेकिन बाद में ये इनके माँ बाप मर जाते हैं तो ये भूल जाते हैं। तो क्या करता है?
ढोला बाद में मालवा की राजकुमारी मालवणी से शादी करता है और मारवणी जो पहले वाली थी को भूल जाता है। ठीक है, ये कहानी चलती है। यानी ढोला आप जी बाद में इस मालवणी से शादी कर लेता है और इस मारू को क्या भूल जाती है। तो मारू ढांडियों, मारू जो होती है ना वो ढांडी एक जाति होती है जो घूमती रहती है, घुमक्कड़ जाती होती है। ढांडियों के माध्यम से संदेश भेजती है। बाद में मारू को पता चलता है तो मारू ढोला को मैसेज लिखती है, संदेश इन ढांडियों के माध्यम से भेजती है। लेकिन वो मैसेज ये जो ढोला है, ढोला की जो पत्नी जो मालवणी इसके पास जाती है, ढोला के पास तो जाती नहीं, तो ढोला जवाब कैसे दे। तो इस तरह से जो ये चलता रहता है। कथन के बाद में याद रखना है इसका जो काव्य रूप जो है वो कैसा है। तो काव्य रूप में ये मुक्तक छंद है। ठीक है, क्या है? मुक्तक छंद में ये लिखी गई है, मुक्तक छंद में लिखी गई है। ठीक है, और इसमें कुल छंद बराबर कितने? ये 7 8 कुल छंद बराबर 7 8 8। ठीक है, याद हो जाएंगे। और अगर इसकी भाषा पूछे तो याद रखना राजस्थानी भाषा है इसकी, राजस्थानी डिंगल। ठीक है, ये इसकी क्या है? भाषा। और अगर पूछे आपके इसमें इसकी जो पद है ना, पद बीकानेर के आसपास गाए जाते, इसके पद है बीकानेर के आसपास गाए जाते। तो एक कथन मिलता है शुक्ल का, क्या बोलता है कि राउलवेल से जो श्रृंगारिक परंपरा हिंदी में आरंभ हुई, उसका विकसित रूप ढोला मारूरा दुहा में देखा जा सकता है। यानी ये कह रहा है कि जो ये श्रृंगारिक परंपरा जो स्टार्ट में ना, ये पहले रहता है ये राउलवेली, ये श्रृंगारिक रचना। तो राउलवेली से जो श्रृंगारिक परंपरा है जो हिंदी में शुरू हुई थी, सबसे पहले राउलवेल से शुरू हुई थी, उसका जो विकसित रूप है ना वो किस में देखा जा सकता है? इस आपके ढोला मारूरा दुहा में देखा जा सकता है। यानी श्रृंगारिक परंपरा शुरू तो राउलवेल से हुई, उसका विकसित रूप हाई इस तरह जो वो आपके ढोला मार में देखा जा सकता है। एक है मोतीलाल मेनारिया, क्या कह रहे हैं? मोतीलाल मेनारिया, ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि राउलवेल से जो श्रृंगारिक, दोनों के पद आधे सेम है, श्रृंगारिक परंपरा हिंदी में आरंभ हुई या शुरू हुई, आरंभ हुई, उसको ढोला मारूरा दुहा से नई दिशा प्राप्त हुई, उत्तरोत्तर लोगों में इसके प्रति रुचि परिष्कृत
कृत होती गई। तो दो आपको ये पद याद रखने कि कागज नहीं कि मसी नहीं लिखता आलस थाई, कह उन देश संदेश मोल बड़ी बिकाई। कहने का मतलब है कि ये मारवाड़ी ढोला को कहती है कि तेरे पास कागज नहीं है या फिर मसी स्याही नहीं है या फिर लिखने में तुम्हें आलस आ रहा है। कह उन देश संदेश रही है, या उस देश के अंदर मोल संदेश रही, मोल बड़ी बिकाई, या उस देश के संदेशों का मोल भाव ज़्यादा बड़ा है इसलिए तो नहीं लिख पा रहा है। आखिर कारण क्या है जवाब देने का। अड्डा डूंगर बड़ घना खरा प्यारा मीत, डूंगर है आडे है और जंगल भी घना है और लेकिन फिर भी मेरा प्यारा है मीत तो मुझे प्यारा है। दे विधाता पंखुड़ी मिली मिली आऊँ नीत, कह रही आडे डूंगर है बन बहुत ज़्यादा है और उतना ही ज़्यादा मेरा मुझे मीत प्यारा है। भगवान मुझे पंखुड़ियाँ दे जाके मैं उड़ जाऊँ और फटाफट में मिल के आ जाऊँ, रोज़ मिल आऊँ नीत यानी रोज़ उसको मिल के आऊँ। राहुल वेल, राहुल देखो राहुल क्या है वेला, राहुल वेल से याद रखना। राहुल क्या है वेला, राहुल वेला है इसलिए लोगों के काम में क्या डालता है रोड़ा। तो रोड़ा इसके लेखक हो गए रोड़ा, याद कैसे करोगे। राहुल वेला है इसलिए लोगों के काम में क्या डालता है रोड़ा, तो रोड़ा कर। इसका समय क्या मिलता है 10वीं 11वीं शताब्दी, 10वीं 11वीं शताब्दी में इसको रचा गया था, ये इसका समय है। फिर क्या याद रखोगे, एक बात याद रखना चंपू शैली, एक याद रखना नक्सिक वर्ण, नक्सिक वर्ण। ये दो बातें याद रखनी। क्या है यानी चंपू शैली में रचित हिंदी की प्रथम रचना, चंपू शैली में रचित हिंदी की प्रथम रचना। चंपू शैली का मतलब क्या होता है, ऐसी रचना जो गद्य व पद्य दोनों में रचित हो। यानी कई रचनाएं वैसे तो रचना या तो गद्य में होती या पद्य में अलग अलग होती है, लेकिन ये गद्य और पद्य को दोनों सम्मिलित करके लिखी गई ऐसी पहली रचना है। गद्य और पद्य में लिखी गई जो सम्मिलित रचना होती है उसको बोलते हैं चंपू शैली में लिखी गई। तो चंपू शैली में लिखी हिंदी की पहली रचना मानी जाती है राहुल वेल, और इसमें ही नक्शक वर्णन सर्वप्रथम इसी में मिलता है। नक्शक वर्णन सर्वप्रथम इसी रचना में। क्या होता है नक्शक वर्णन, यानी जो महिला होती है उसके पैरों के नाक से लेकर के सर तक का पूरी सुंदरता का वर्णन है जो वो इसके अंदर मिलता है। तो एक बात और लिखो, हिंदी में श्रृंगारिक परंपरा की शुरुआत, हिंदी में श्रृंगारिक परंपरा की शुरुआत इसी से मानी जाते हैं। ठीक, 3 नंबर पे है अमीर खुसरो। ठीक है, सबसे पहले हम इसके उपनाम देखते हैं। उपनाम क्या है अमीर खुसरो के, कई बार पूछे जाते हैं उपनाम। तो याद रखना, देखो तोता तोती तुर्क। कैसे याद करोगे, तोता तोती तुर्क, तोता तोती तुर्क, तोता तोती तुर्क, तोता तोती तुर्क। तोता से तोता ए हिंद, इन्हें क्या कहा जाता है तोता ए हिंद। और क्या कहा जाता है तोती ए हिंद। और ये तुर्क ए अल्लाह, तुर्क से याद रखना तुर्क ए अल्लाह भी कहा जाता है। ये किसने कहा, ए के यानी अलाउद्दीन खिलजी ने ये तुर्क ए अल्लाह ने कहा। इनके बारे में विशेष तथ्य क्या है इनके बारे में। तो पहले तो आप याद रखना विशेष तथ्य के बारे में। एक तो बात आपको याद रखनी शुक्ल की, किसकी, शुक्ल की याद रखनी। एक बात याद रखनी आपको शिव की, शिव से याद रखना शिव सिंह। और ये शिव सिंह कौन है, सेंगर, एक शिव से सेंगर की। तीसरी बात आपको याद रखनी वो रखनी है राम कुमार, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। ये 3 बहुत ही महत्वपूर्ण बातें इनकी मिलती है। शुक्ल ने अमीर खुसरो के बारे में क्या कहा है कि ये, इनके बारे में कहा कि ये हिंदू प्लस इस्लामी, हिंदू और इस्लामी
समन्वित हिंदू इस्लामी समन्वित संस्कृति, हिंदू इस्लामी जो समन्वित यानी मिली जुली संस्कृति है ना, उसके ये क्या है, प्रतिनिधि कवि माना है। प्रतिनिधि कवि माना। शुक्ल ने क्या माना? शुक्ल ने अमीर खुसरो को हिंदू और इस्लामी जो समन्वित संस्कृति है उसका प्रतिनिधि कवि माना है। अमीर खुसरो को किसने? शुक्ल ने। तो शुक्ल इस्लामी याद हो जाएगा। शुक्ल इस्लामी यानी हिंदी इस्लामी, हिंदू और इस्लामी संस्कृत समन्वित संस्कृति का प्रतिनिधि कवि माना है शुक्ल ने। किसको? अमीर खुसरो को। ये शिव सिंह हमेशा क्या रहता है? खड़ा। शिव सिंह से याद रखना, शिव सिंह क्या रहता है? खड़ा। शिव क्या रहता है? खड़ा। तो खड़ा से याद रखना, खड़ी बोली कौन सी? हिंदी। शिव क्या रहता है? खड़ा। तो खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि माना। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि माना। तो आपसे पूछा जाएगा कि अमीर खुसरो को खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? तो खड़ा कौन होगा? शिव सिंह सिन्हा। और राम कुमार वर्मा के बारे में खास क्या दिया है? राम कुमार वर्मा क्या अयोध्या के वहाँ के थे, तो वहाँ अवधी बोली जाती है। कौन सी बोली? अवधी। इसलिए इन्होंने क्या कहा? अवधी भाषा के प्रथम कवि माना है। किसने? राम कुमार वर्मा ने। राम कुमार वर्मा ने। याद कैसे करोगे? ये राम है, राम भगवान जो थे कहाँ थे? अयोध्या में, वहाँ जन्म हुआ था, तो वहीं अवधी बोली जाती है। तो राम ने किसका माना? अवधी भाषा के प्रथम कवि माना है। 3 बातें होगी। चौथी बात आपको याद रखनी है, 5वीं बात याद रखनी है, और छठी, ये 3 का जोड़ा है। तो क्या याद करोगे? हिंदी, यहाँ भी लिखो हिंदी, यहाँ भी लिखो हिंदी। क्या है ये 3 बातें खास? 3 बातें खास ये है कि हिंदी इसमें लिखो हिंदी भाषा के लिए हिंदी भाषा के लिए हिंदवी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। समझ में आया? यानी हमारी हिंदी भाषा के लिए, हिंदी भाषा को सबसे पहले हिंदवी जो कहा था ना, वो किसने कहा था? अमीर खुसरो ने कहा था। तो हिंदी भाषा के लिए हिंदवी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? अमीर खुसरो ने। लेकिन एक बात और साथ में लिख पा रहा हूँ कि हिंदी भाषा के लिए हिंदी भाषा के लिए हिंदी शब्द का प्रयोग किसने किया? हिंदी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग एक पुस्तक है। इस पुस्तक का नाम है जफरनामा। क्या नाम है? जफरनामा। और ये जफरनामा कब की? 1424 ईस्वी की ये पुस्तक है। इसके अंदर हिंदी के लिए हिंदी शब्द का पहली बार प्रयोग हुआ था। और जफरनामा किसकी रचना है? अब्दुल यदी की रचना। इसके अंदर हिंदी भाषा के लिए हिंदी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया। ठीक है। फारसी मिश्रित छंदों में कविता करने वाले प्रथम कवि अमीर खुसरो। हिंदी और फारसी दोनों भाषाओं के मिश्रित मिक्स में कविता करने वाले पहले कवि। कैसे? एक लाइन ऊपर फारसी की लिखते थे, एक लाइन फारसी की, दूसरी लाइन ये किस में लिखते थे? हिंदी में। इस तरह से ये कविता कर रहे थे। तो दोनों भाषाओं को मिश्रित रूप में कविता करने वाले पहले कवि कौन थे? अमीर खुसरो। आगे 7, 8 और 9। 7 में याद रखना कि आदिकाल जो था ना, आदिकाल अभी हमने पढ़ा है। आदिकाल में मनोरंजक रचना करने वाले एकमात्र कवि।
यानी इनकी जो कविता मनोरंजन, जैसे आगे आप पढ़ोगे ना, पहेली मुकरियाँ, एक मनोरंजक है, उसका कोई उद्देश्य काव्य कला में कोई उत्कृष्ट योगदान की ओर से नहीं, सिर्फ मनोरंजन करना है। तो आदिकाल में मनोरंजन साहित्य लिखने वाले या मनोरंजन की रचना करने वाले एकमात्र कवि कौन है? अमीर खुसरो। 8वीं बात में याद रखना, दिल्ली के 11 सुल्तानों का समय, 11 सुल्तानों का उत्थान और पतन देखा था। सबसे अधिक दिल्ली के 11 सुल्तानों का उत्थान पतन इन्होंने ही देखा था। किसने? अमीर खुसरो ने। और अमीर खुसरो के गुरु जो थे ना, उस गुरु का नाम क्या था? निजामुद्दीन औलिया। जब एक दिन निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु जब हुई ना, तो इनकी मृत्यु पर इनकी, और ये अपने गुरु के साथ साथ मर गए थे। निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु उस दिन इन्होंने कहा था कि गोरी सेज पर, गोरी कहाँ है? गोरी सेज पर मुख पर डारे केस, गोरी सेज पर मुख पर डारे केस, गोरी सेज पर मुख पर डारे केस। चल खुसरो घर आवण, चल खुसरो घर आपणे, चल खुसरो घर आपणे, ऋण भई चौदेश, ऋण भई चौदेश। ये बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति याद रखना अमीर खुसरो की है कि गोरी सेज पर मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने, ऋण भई चौदेश। ऐसी ये बोलने के बाद जस्ट मर जाते हैं। क्या याद रखोगे? खानो पमो दो गन, ये इनकी रचना है। खानो पमो दो गन, क्या याद रखो? यानी एक आदमी, उसका नाम है खानो, एक है पमो। खानो पमो को क्या कह रहे हैं कि भाई दो क्या गन, यानी बंदूक दो। खानो पमो में गन यानी बंदूक दो, खानो पमो गन दो। ऐसे बार बार याद कर लो तो इनकी रचना सारी याद हो जाएगी। खानो पमो गन दो, खानो पमो गन दो, या खानो पमो दो गन, खानो पमो दो गन। ऐसे खानो से याद ना खालिक बारी, ये खालिक बारी। नूह से याद रखना नूह से पहर। और पास याद रखना पहेलियाँ, ऐसे पहेलियाँ। मुँह से याद रखना मुकरियाँ। दो से याद रखना दो सखुने। ग से याद रखना गज़ल। और न से याद रखना नजराने हिंद, इस तरह से ये इनकी रचना सारी याद हो जाएगी। अब ट्रिक में क्या याद रखोगे? खानो पमो दो गन, इनकी सारी रचना याद। खालिक बारी में याद रखना ये एक शब्दकोश है। खालिक बार क्या है? शब्दकोश, एक शब्दकोश है। कैसा शब्दकोश? कि तुर्की, अरबी, फारसी और हिंदी, इन भाषाओं का ये क्या है? शब्दकोश है। इसे पर्यायवाची कोश भी कहते हैं, पर्यायवाची कोश भी कहते हैं। और इसी के अंदर वर्णमाला के प्रत्येक अक्षर पर सूफी सिद्धांतों की विवेचना, ये है खाली। मुँह से पर में याद रखना ये भारतीय बोलियां जो है ना, भारतीय बोलियों का विस्तार से वर्णन है। भारतीय बोलियों का क्या है? विस्तार से वर्णन। तो ये होती है पहली में क्या होता है? न मारा न खून क्या मेरा सिर क्यों, क्या इसके अंदर ही लगे होता पता चल जाता हमें। तो ना खून, जिसको हम काटने में खून नहीं आता है। एक थाल मोती भरा, सबकी सर औंधा धरा, चम और वह थाली फिरी, मोती उसमें एक न गिरे। तो ये क्या है? आसमान में ना एक मोतियों से भरा, मतलब एक
तारे वगैरह वो है, उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, मुकरियों में क्या याद करना है कि मुकर जाना या बदल जाना होता है। कैसे कि आगे बैठ के मान बढ़ा होता है, यानी जिसके आगे बैठ जाए तो उसमें मान बढ़ जाता है। मुँह से मेरो श्रृंगार करा होता है, और मेरे से मेरा क्या करा, श्रृंगार करवाता है। ऐ सखी साजन, सखी ने कहा कि ये क्या सही साजन है जो ऐसे आपका मान बढ़ा तो श्रृंगार करता है? तो कहता है नहीं सखी, ये तो शीशा है, साजन नहीं बल्कि क्या शीशा है, जिसके आगे हम बैठते हैं मान बढ़ाता है और श्रृंगार कराता है। और साजन भी कराता है, लेकिन इसमें मुकर जाते हैं कि नहीं ये इसमें देखो, वह आवे तब शादी हो, वो आता है तब शादी होती है, उस बिन और न दूजा हो, उसके बिना कोई दूसरा नहीं है। मीठा लागे उसके बोल मुझे मीठे लगते हैं। ऐसा सखी बताइए कौन है, साजन है? तो सखी बताती है कि ये कौन साजन है? तो नहीं, ये कौन है, ढोल है। तो ये दो सुगन में क्या है, दो बातों का एक जवाब। जैसे पान सड़ा क्यों, उड़ा अड़ा क्यों, रोटी जली क्यों, विद्या भूली क्यों, इनका एक ही जवाब, फेरा न था। ये एक शुक्ल के बारे में स्टेटमेंट है। इनकी मुकरियों के बारे में ध्यान रखना। इनकी पहेलियाँ व मुकरियाँ प्रसिद्ध है, जिनमें उक्ति वैचित्र की क्या है, प्रधानता है। यद्यपि रसीले गीत व दोहे भी इन्होंने लिखे हैं। ये शुक्ल की बात है, याद रखना। तो अमीर खुसरो पूरा।